ग्लोबल पॉलिटिक्स में ईरान की इंपॉर्टेंस की तीन बड़ी रीजन है। पहली रीजन है इसकी लोकेशन, ईरान कहाँ वाक़ है और ये जगह दुनिया के लिए क्यों क्रिटिकल है। दूसरी रीजन है एनर्जी यानी ऑयल एंड गैस, वो रिसोर्सेज जिन पर आज की मॉडर्न वर्ल्ड चल रही है। और तीसरी रीजन है ईरान का अमेरिका जैसी पावरफुल कंट्री के साथ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन। ये तीनों रीजंस अलग अलग नहीं हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अगर हमें ईरान की इंपॉर्टेंस को वाकई समझना है तो हमें इन तीन पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। सबसे पहले हम ईरान की लोकेशन की बात करते हैं। ईरान साउथ वेस्ट एशिया का एक बड़ा मुल्क है जिसकी आबादी तकरीबन 90 मिलियन यानी कि 9 करोड़ के लगभग है। ये वही रीजन है जिसे ज़्यादातर लोग मिडिल ईस्ट कहते हैं। ईरान की लोकेशन की सबसे खास बात यह है कि ये एक ही वक्त में कई इंपॉर्टेंट एरियाज को कनेक्ट करता है। वेस्ट में जाएं तो इसका बॉर्डर लगता है इराक और टर्की से, इसकी तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। नॉर्थ में ईरान जुड़ा हुआ है अजरबैजान, आर्मेनिया और तुर्कमानिस्तान से, और कैस्पियन रीजन के जरिए ये रशिया के भी काफ़ी करीब आ जाता है। और साउथ में ईरान का सबसे सेंसिटिव बॉर्डर है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के साथ। ईरान एक तरफ सेंट्रल एशिया के दरमियान बैठा है और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के बीच। इस तरह ईरान एशिया के कुछ हिस्सों और यूरोप के दरमियान एक नेचुरल ब्रिज बन जाता है। इसलिए ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के लिए ईरान कई पॉसिबल कॉरिडोर्स का हिस्सा है जो मुख्तलिफ रीजन्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ये कॉरिडोर सिर्फ एक किस्म के नहीं होते, इनमें रेलवेज, रोड्स और पाइपलाइन शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये रूट्स हमेशा स्मूथ नहीं रहते, पॉलिटिक्स, सैंक्शन और सिक्योरिटी कंडीशन से बराह रास्त इन्फ्लुएंस होते हैं। ये लोकेशन इसलिए भी मैटर करती है क्योंकि ईरान एक ही वक्त में मेजर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, मेजर ट्रेड रूट्स और मेजर एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरियाज के बिल्कुल पास वाक़े है। इराक पिछले कई डिकेड से रीजनल वॉर्स का सेंटर रहा है। अफगानिस्तान भी कई सालों से अनस्टेबल है, जहां कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट है जो साउथ एशिया की सिक्योरिटी में बहुत अहम किरदार रखता है। और टर्की एक नेटो मेंबर है और यूरोप तक जाने का एक अहम ब्रिज समझा जाता है। अब जरा साउथ की तरफ देखें। पर्शियन गल्फ के पार सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत और बहरीन मौजूद हैं। ये वो कंट्रीज हैं जो दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स में शुमार होती हैं, और ईरान इन सब के बिल्कुल सामने वाक़ है। यानी ईरान कॉन्फ्लिक्ट के भी करीब है, एनर्जी के भी और ग्लोबल ट्रेड के भी। ईरान की जियोग्राफी इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पास लॉन्ग कोस्ट लाइन्स हैं और इसे एक नहीं बल्कि दो अहम वाटर बॉडीज की डायरेक्ट एक्सेस हासिल है। पहली है पर्शियन गल्फ। ये पर्शियन गल्फ आगे जाकर गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट होता है और फिर अरेबियन सी तक पहुंच जाता है। ईरान के स्ट्रेटेजिक रोल में सबसे इंपॉर्टेंट सी फीचर है जिसे स्टेट ऑफ हॉर्मज कहा जाता है। ये एक नैरो वाटरवे है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करती है। यानी पर्शियन गल्फ में मौजूद तकरीबन सारी ऑयल एंड गैस दुनिया तक पहुंचने के लिए इसी रास्ते से गुजरती है। गल्फ स्टेट से निकलने वाली बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑयल एंड गैस शिपमेंट भी यहीं से पास होती हैं। इन एक्सपोर्ट्स में कुवैत, सऊदी अरेबिया, इराक और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे मुल्क से आने वाली ऑयल और गैस शिपमेंट शामिल हैं। ईरान के पास इस एरिया में आइलैंड्स भी हैं और नेवल फैसिलिटीज भी। मसला यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मज सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि बहुत नैरो भी है और हैविली यूज भी। इसलिए अगर यहाँ जरा सी भी टेंशन पैदा हो जाए तो इसका असर सिर्फ रीजन तक महदूद नहीं रहता कि पूरी ग्लोबल शिपमेंट डिस्टर्ब हो जाती है और पूरी दुनिया में एनर्जी प्राइसेस हिलना शुरू हो जाती हैं। यानी स्टेट ऑफ हॉर्मज में होने वाला एक छोटा सा इंसिडेंट दुनिया की इकोनॉमी को बराह रास्त मुतासर कर सकता है, और यही लोकेशन ईरान को जियोपॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बना देती है। जियोग्राफी के बाद सेकंड रीजन है एनर्जी। ईरान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पास लार्ज ऑयल रिजर्व्स और लार्ज नेचुरल गैस रिजर्व मौजूद हैं। जब ऑयल की बात आती है तो ईरान के पास दुनिया के बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व्स में से एक हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास तकरीबन 208 बिलियन बैरल्स के ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं, जो दुनिया भर में तीसरे सबसे बड़े ज़खायर में से एक हैं, सिर्फ वेनेजुएला और सऊदी अरेबिया के बाद। ऑयल इसलिए मैटर करता है क्योंकि यह आज भी ग्लोबल इकोनॉमी का सेंट्रल फ्यूल है। ट्रांसपोर्टेशन हो, इंडस्ट्री हो या पेट्रोकेमिकल, मॉडर्न दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा ऑयल पर ही चलता है। और अगर नेचुरल गैस रिजर्व्स की बात की जाए तो ईरान इन तीन मुल्कों में दूसरे नंबर पर आता है जिनके पास दुनिया के 51% नेचुरल गैस रिजर्व मौजूद हैं। अगर परसेंटेज में बात करें तो ईरान के पास अकेले दुनिया की तकरीबन 17% गैस मौजूद है।
अब इन तमाम बातों से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ईरान के पास ऑयल और गैस के बेपनाह रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन असल मसला यह है कि ईरान इन रिसोर्सेज को ठीक तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाता। और इसकी सबसे बड़ी वजह इस्लामिक रेवोल्यूशन 1979 के बाद ईरान पर लगने वाली मुख्तलिफ किस्म की सैंक्शंस हैं। इन सैंक्शंस की वजह से इन्वेस्टमेंट भी मुतासर हुई और जदीद टेक्नोलॉजी तक रिसाई भी मुश्किल हो गई और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बुरी तरह मुतासर हुई। ये बात ठीक है कि ईरान आज इतना ऑयल और गैस एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा जितना उसकी कैपेसिटी है, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि ईरान के पास ऑयल और गैस के रिजर्व्स कहीं जमीन के नीचे से गायब हो गए हैं। वो रिसोर्सेज आज भी मौजूद हैं और यही वजह है कि ईरान चाहे अपनी फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट ना भी कर पा रहा हो, तब भी दुनिया की बड़ी ताकतें इसे इग्नोर नहीं कर सकती, खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स। क्योंकि जब किसी मुल्क के पास इतने बड़े ऑयल और गैस के रिजर्व्स मौजूद हों तो ग्लोबल पावर्स की नजरें कुदरती तौर पर वहीं जाकर ठहरती हैं। अमेरिका के लिए भी ईरान सिर्फ एक पॉलिटिकल मसला नहीं रहा, बल्कि ये इसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हिस्सा है। इसलिए ईरान के रिसोर्सेज हमेशा अमेरिका की पॉलिसी कैलकुलेशन में शामिल रहे हैं। अमेरिका जानता है कि ईरान के पास वो रिसोर्सेज मौजूद हैं जो ग्लोबल एनर्जी सिस्टम को बदलने की सलाहियत रखते हैं, और यही वो जगह है जहां एनर्जी और पॉलिटिक्स आपस में जुड़ जाती है। और यहीं से हम पहुंचते हैं हमारी तीसरी रीजन की तरफ, यानी ईरान और अमेरिका के दरमियान रिलेशन। और अगर हमें ईरान और यूएस के कॉन्फ्लिक्ट को समझना है तो हमें इस मसले से शुरू करना होगा जिसने मॉडर्न इरा में ईरान को पहली दफा मेजर पावर पॉलिटिक्स के सेंटर में ला खड़ा किया, और वो मसला था ऑयल पर कंट्रोल। ईरान में तेल की कहानी किसी अचानक दरियाफ्त से शुरू नहीं होती, बल्कि ये एक एग्रीमेंट से शुरू हुई थी। 1900 के करीब ईरान, जिसे उस वक्त पर्शिया कहा जाता था, वहां का एक शख्स अंतवान किताबची खान पेरिस जाता है। बज़ाहिर तो वो पेरिस एग्जीबिशन की ओपनिंग के लिए गया था, लेकिन उसका असल मकसद यूरोप से किसी ऐसे इन्वेस्टर को तलाश करना था जो यहां आकर तेल की तलाश कर सके। इसमें इसकी मुलाकात एक बरतानवी मिनिस्टर से होती है जो उसे विलियम नॉक्स डीआरसी का नाम सजेस्ट करता है। डीआरसी एक ब्रिटिश इन्वेस्टर था जो ऑस्ट्रेलिया में सोने की माइनिंग से बहुत ज्यादा पैसा कमा चुका था। दूसरी तरफ पर्शिया के उस वक्त के बादशाह मुजफ्फरुद्दीन शाह शदीद माली मुश्किलात का शिकार थे और इन्हें फौरी तौर पर पैसों की जरूरत थी। और इसी मजबूरी के तहत 28 मई 1901 को शाह फारस ने डीआरसी के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया, और इस एग्रीमेंट के मुताबिक 5 सूबों को छोड़कर पूरे ईरान में 60 साल तक तेल तलाश करने और निकालने का हक डीआरसी को दे दिया गया। और इसके बदले में ईरान को सिर्फ 20,000 पाउंड और इतनी ही अमाउंट के शेयर्स और तेल से हासिल होने वाले नेट प्रॉफिट का सिर्फ 16% हिस्सा मिलना था। इसके बाद एक एंग्लो पर्शियन ऑयल नाम की एक कंपनी बनाई जाती है। कई साल की नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार 26 मई 1908 को तेल डिस्कवर हो जाता है, लेकिन यह कामयाबी ज्यादा देर तक कायम न रह सकी। 1912 तक आते आते कंपनी फाइनेंशियल और टेक्निकल मसाइल का शिकार हो गई। रिफाइनरियां ठीक से काम नहीं कर रही थी, तेल की क्वालिटी भी बेहतर नहीं थी, और यूं कंपनी के बंद होने का खतरा पैदा हो गया। और फिर इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत मैदान में आई, जिसने 1914 में 2.2 मिलियन पाउंड्स पे करके इस कंपनी के 51% शेयर परचेज कर लिए, और इस तरह एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी अमलन ब्रिटिश हुकूमत के कंट्रोल में चली गई। फिर वक्त के साथ साथ इस एग्रीमेंट पर झगड़े शुरू हो गए, तौर पर रजा शाह पहलवी के दौर में। 1931 में जब पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो ईरान को तेल के बदले में मिलने वाली आमदन में तकरीबन 76% कमी आ गई। यह सूरत हाल रजा शाह के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। गुस्से में आकर उसने डीआरसी एग्रीमेंट को आग में जला दिया। के बाद 1933 में एक नया एग्रीमेंट किया गया, जिसके तहत ईरान को पहले के मुकाबले में ज्यादा पैसे मिलने लगे। लेकिन दूसरी तरफ ईरानी लोग इस नए एग्रीमेंट से भी खुश नहीं थे। इनका मानना था कि तेल हमारा है और इस पर हक भी हमारा होना चाहिए, ना कि गोरों का। क्योंकि हकीकत यह थी कि बरतानवी हुकूमत इस तेल से ईरान के मुकाबले में कई ज्यादा पैसा कमा रही थी, हालांकि तेल ईरान की जमीन से निकल रहा था। यही गुस्सा और बेचैनी वक्त के साथ साथ बढ़ती गई और आखिरकार ईरान में तेल को वापस लेने की आवाज जोर पकड़ने लगी। लोगों का कहना था कि यह तेल हमारी जमीन का है, तो इस पर फैसला भी हमें ही करना चाहिए। इसी सोच के साथ 1951 में मोहम्मद मुसद्दिक प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने ईरान के तेल को नेशनलाइज करने का ऐलान कर दिया। और इस फैसले से इंग्लैंड शदीद नाराज हो गया, क्योंकि अब वो ईरान के तेल से पहले जैसा प्रॉफिट नहीं कमा सकता था, जिसका नतीजा ये निकला कि ईरान पर पाबंदियां लगीं।
इकोनॉमी दबाव में आ गई और मुल्क एक बार फिर आलमी ताकतों के निशाने पर आ गया। फिर 1953 में अमेरिका और इंग्लैंड ने मिलकर ईरान में बगावत करवा दी। मुसद्दक को हटा दिया गया और शाह दोबारा हुकूमत में आ गए। के बाद ईरान के तेल में अमेरिकन कंपनियों की भी एंट्री हो गई, जिसमें अब सिर्फ इंग्लैंड नहीं बल्कि अमेरिका की बड़ी ऑयल कंपनियां भी शामिल थीं। यूं ईरान का तेल दोबारा गैर मुल्की कंपनियों के कंट्रोल में चला गया। फर्क सिर्फ इतना था कि अब खेल में अमेरिका भी शामिल हो चुका था। इस बगावत के पीछे दो नजरियात थे, एक कि ईरान को कम्युनिज्म से बचाया जाए और दूसरा ये कि तेल के वसाइल पर कंट्रोल बरकरार रखा जाए। शाह के दौर में तेल से मुल्क में दौलत तो आने लगी, बड़े बड़े मंसूबे बने, सड़कें बनी और इमारतें खड़ी हुई, लेकिन ये दौलत आम लोगों तक न पहुंच सकी। तेल का फायदा चंद तबकों और हुकूमत के करीब लोगों तक महदूद रहा, जबकि अवाम महंगाई, गुर्बत और नाइंसाफी का सामना करने लगे। यही वजह थी कि तेल की दौलत के बावजूद लोगों के दिलों में गुस्सा बढ़ता गया और ये गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता बगावत में बदलने लगा। वक्त के साथ साथ अवाम के दिलों में जमा होने वाला यही गुस्सा आखिरकार 1979 में एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन की शक्ल इख्तियार कर गया। लोगों को लगने लगा कि तेल की दौलत ने मुल्क को नहीं, सिर्फ शाह की हुकूमत और गैर मुल्की कंपनियों को मजबूत किया है। नाइंसाफी और महंगाई के खिलाफ अवाम सड़कों पर आ गए और यूं शाह का निजाम टूट गया। शाह को मुल्क से फरार होना पड़ा। जब अमेरिका ने कैंसर के इलाज के लिए शाह को अपने मुल्क में पनाह दी तो ईरानियों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया। प्रोटेस्ट करने वालों में बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट की थी, जिन्होंने तेहरान में मौजूद यूएस एम्बेसी पर हमला कर दिया और 52 डिप्लोमेट्स को पूरे 444 दिनों के लिए हॉस्टेज बना लिया गया। इस वाक़ये का अमेरिका पर वही असर हुआ जो 9/11 के बाद हुआ था। ये वो लम्हा था जब शक और दुश्मनी की वो दीवार खड़ी हुई जो आज 40-45 साल गुजरने के बावजूद भी मौजूद है। ईरान को यकीन हो गया था कि अमेरिका इनके रेवोल्यूशन को खत्म करना चाहता है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान को इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी करने वाला मुल्क करार दिया। इसके बाद 1980 में ईरान इराक जंग शुरू हुई और अमेरिका ने खुलकर इराक का साथ दिया। यही वो वक्त था जब अमेरिका और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर दुश्मनी में बदल गए। तब से लेकर आज तक अमेरिका ने ईरान पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां यानी सैंक्शन लगा रखी हैं और इन्हीं पाबंदियों की वजह से ईरान की इकॉनमी कमजोर होती चलेगी। महंगाई बढ़ी, रोजगार के मौके कम हुए और आम आदमी की जिंदगी मुश्किल होती गई। यही खराब फाइनेंशियल सिचुएशन है जिसकी वजह से आज भी ईरान में बार बार प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं।